हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की सीरीज में हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे अपने सेक्शन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से। और आप जानते हैं कि लोक सेवा आयोग जो भी एग्जाम कराता है, अगर उसमें जीएस पूछी जाती है तो इन सभी में के लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये जो वीडियोज हैं ये आपके यूपीपीसीएस के सारे एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हो जाएगा, आरओ हो जाएगा। इसके साथ साथ हाईकोर्ट्स जो आरओ आने वाली है उसके लिए भी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जीडीसी के एग्जाम्स हैं उनके लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप कह सकते हैं जहां पे भी जीएस पूछी जाती है उन सभी के लिए वीडियोस इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक क्या है? ए मानव, बी जीवाणु, सी पौधे और डी कवक और ई इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको देख रहे होंगे, तो इसका आंसर क्या लगा देंगे आप? इसका आंसर लगाएंगे हम ई। क्यों हम ई लगाएंगे? क्योंकि इसमें सारे के सारे ऊपर के जो ऑप्शन है, मानव हो गया, जीवाणु हो गया, पौधे हो गया, कवक हो गया, ये सभी के सभी क्या है? पास के तंत्र के आपके क्या है? आपके जैविक घटक। अगर हमसे पूछा कि अजैविक घटक, तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन ई, क्योंकि सभी क्या जैविक घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश का पिरामिड हमेशा सीधा होता है? ए ऊर्जा, बी संख्या, सी बायोमास और डी मिट्टी। तो आपको बताना है किसका पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो इसका सही आंसर क्या लगा देंगे आप? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो ऊर्जा का पिरामिड होता है क्या होता है? हमेशा ही सीधा होता है। ये हमेशा सीधा मिलेगा आपको। ठीक है, इसका कारण क्या है? क्योंकि आप जानते हैं ऊर्जा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे केवल 10% ही ट्रांसफर होती है। वो लेंडमान वाला रूल आप लगा देंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा सीधा बनता है। हाँ, जो आपके संख्या और बायोमास के जो पिरामिड है वो उल्टे हो सकते हैं, बट ये हमेशा सीधा रहता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होने पर ऊर्जा की मात्रा ए समान रहती है, बी बढ़ती है, सी घटती है, डी बढ़ या घट सकती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाने पे केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है, जो लिंडमान साहब का रूल है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बिल्कुल सही, घटती क्या होती है? घटती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो जीवों के बीच वह संबंध जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ न हानि होती है, तो क्या कहलाता है? ए सहभोजिता, बी परजीविता, सी सहजीवन और डी पारस्परिकता। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सहभोजिता, जिसमें दो जीव एक दूसरे से संबंध रखते हैं, जिसमें एक को लाभ होता है, दूसरे को ना तो लाभ ना हानि होती है, जैसे वेल और बार्नेकर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। म्यूटुअलिज्म में याद रखें, म्यूटुअलिज्म में क्या होता है? दोनों को लाभ होता है। ठीक है, पारस्परिकता में क्या होता है? दोनों को लाभ होता है। और पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक को लाभ दूसरे को हानि होती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन तृतीयक उपभोक्ता है? ए मोर, बी लोमड़ी, सी बाघ और डी सांप। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ, क्योंकि आप जानते हैं बाघ क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है, इसको हम टॉप कॉर्नियोर्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में अविघटनीय कीटनाशकों का संचय क्या कहलाता है? ए यूट्रिफिकेशन, पी प्रदूषण, सी जैव आवर्धन और डी संचय या संचयन। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे कि जो अविघटनीय कीटनाशकों का संचयन है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आप भी जानते हैं जो बायोमैग्निफिकेशन है इसमें क्या होता है? एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर हम जो पढ़ते हैं, तो जो विष की मात्रा जो होती है, जो कि आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसकी मात्रा बढ़ती है। उसी को हम जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। उम्मीद है ये आंसर सभी का सही हो, जैसे डीडीटी या मरकरी क्या है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा किस रूप में होती है? ए ऊष्मा, बी प्रकाश, सी यांत्रिक और डी रासायनिक। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, तो जल्दी से इसका आंसर लगाइए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं जो रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में पारिस्थितिकी तंत्र में जो 10% ऊर्जा जो मूव होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, वो किस फॉर्म में मूव होती है? तो वो आपका केमिकल एनर्जी, जिसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, इसी के माध्यम से आगे बढ़ती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर है? ए मरुस्थल, बी वन, सी घास भूमि
और डी महासागर। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो आप भी जानते हैं कि जो आपका महासागर होता है ये क्या होता है, सबसे स्थिर या कह सकते हैं मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इसे कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो महासागर है ये सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। और सबसे देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो सबसे विशाल होगा उसमें परिवर्तन क्या होगा, कम से कम होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपस में जुड़े खाद्य श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है, ए खाद्य चक्र, बी खाद्य श्रृंखला, सी खाद्य जाल और डी खाद्य प्रणाली। उम्मीद है आप इसका आंसर सोच लिया होगा और आप लगा भी रहे होंगे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो खाद्य श्रृंखला होती है यही मिलकर क्या बनाती है, आपका खाद्य जाल बनाती है, फूड वेब बनाती है। तो खाद्य जाल क्या होता है, ये कई खाद्य श्रृंखलाओं का जटिल नेटवर्क होता है और ये पारिस्थितिक तंत्र को अधिक स्थिर बनाता है, क्योंकि एक जीव के नष्ट होने पे उसके अन्य विकल्प अवेलेबल होते हैं। तो उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following belongs to प्राइमरी कंज्यूमर, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, ए गरुड़ और सांप, बी टिड्डा और हिरण, सी सांप और मेंढक और डी सारस और मेंढक। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे कि इसमें से कौन सा आपका है जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए, तो आप जानते हैं इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मिली जो शाकाहारी जीव होते हैं वही क्या होते हैं, आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो सीधे पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे टिड्डा हो गया, हिरन हो गया, गाय हो गया, ये सभी के सभी क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और हाँ, इन्हें हम सेकेंड ट्रॉपिक लेवल भी कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं को हम द्वितीय पोषण स्तर भी कहते हैं, इन्हें हम सेकेंड ट्रॉपिक लेवल भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन चुनिए। ए परपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बी परपोषी सूर्य ऊर्जा का उपयोग करते हैं, सी परपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और डी परपोषी CO2 से भोजन बनाते हैं। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, आराम से स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। आइए हम कोशिश करते हैं। परपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते नहीं, आप जानते हैं परपोषी जो होते हैं, जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं स्वपोषियों पर अपने भोजन के लिए, तो बिल्कुल गलत है आपका। सेकंड हमसे कह रहा है परपोषी सूर्य ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि स्वपोषी उपयोग कर पाएंगे, परपोषी नहीं करता, ये भी गलत है आपका। परपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जो परपोषी होते हैं वे अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, या कह सकते हैं ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, परपोषी CO2 से अपना भोजन बनाती है, ये भी गलत है आपका, क्योंकि स्वपोषी बना पाते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो परपोषी होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है, दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। और स्वपोषी क्या होते हैं, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण में स्वयं बनाते हैं, ये आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समूह खाद्य श्रृंखला बनाता है, ए घास गेहूं आम, बी घास बकरी मानव, सी बकरी गाय हाथी और डी घास मछली गाय। तो आप जानते हैं खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, हु इट्स होम, कौन किसे खाता है उसी बेसिस पे। तो अब आइए देखते हैं, घास को गेहूं नहीं खा पाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, घास को बकरी खा सकते हैं, बकरी को मानव खा सकता है, तो सेकंड हमारा ऑप्शन सही लग रहा है। थर्ड देख लेते हैं, बकरी को गाय बिल्कुल नहीं खाएगी, घास को मछली खा सकती है, पानी वाले घास को, बट मछली को गाय नहीं खाती, भी गलत है। ऑप्शन क्या लगाएंगे आप, तो आपने उम्मीद है इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका सही रूप क्या है, घास बकरी मानव, ये सही क्रम है। और आप जानते हैं ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, हमेशा ही सीधा बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चराई खाद्य श्रृंखला के सरल रूप में आधार क्या होता है, ए उत्पादक, बी शाकाहारी, सी प्राथमिक मांसाहारी और डी द्वितीयक मांसाहारी। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे कि जो चराई जो चराई के मैदान होते हैं इनमें खाद्य श्रृंखला के रूप में आधार क्या होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उपभोक्ता, क्योंकि आप जानते हैं जो चराई खाद्य श्रृंखला होती है इसमें बिल्कुल बॉटम पे, मान लीजिए ऐसे बना रहे हैं खाद्य श्रृंखला में, स्टार्टिंग में अगर पिरामिड अगर बनाते हैं सबसे बॉटम पे कौन आएगा, तो प्रोड्यूसर्स आएंगे। खाद्य श्रृंखला ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आएंगे, फिर उसको
प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय, फिर तृतीयक चलता है। तो सबसे नीचे कौन आएगा आधार पे? तो बताएंगे सर आपका प्रोड्यूसर आएगा। लगभग सभी का सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के अंतिम जीव समूह को क्या कहा जाता है? ए अपघटक, बी उत्पादक, सी मांसाहारी और डी शाकाहारी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो अपघटक होते हैं वो मृत जीवों को विघटित करते हैं, जिससे क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं पुनः मिट्टी में वापस लौट जाते हैं। और ये जो पारिस्थितिक तंत्र है इसके पोषक चक्र को बनाए रखने में भी हेल्पफुल होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृत पदार्थ या अपशिष्ट पर भोजन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? ए सर्वाहारी, बी अपघटक, सी मांसाहारी और डी अपमार्जक। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग अपघटक होना चाहिए, बट शायद आयोग ने इसका आंसर अपमार्जक दे रखा था। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होना चाहिए वो आपका डिकम्पोजर्स होना चाहिए, क्योंकि जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके मृत पदार्थों पर अपने एंजाइम्स को छोड़ के उन्हें सड़ाते हैं, जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गए। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी होना चाहिए, बट शायद आयोग ने इसका आंसर डी दिया था, बट कोई बात नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक रैखिक श्रृंखला है जो उत्पादक से शुरू होकर शीर्ष उपभोक्ता तक जाती है। ए खाद्य जाल, बी खाद्य श्रृंखला, सी खाद्य पिरामिड और डी खाद्य मार्ग। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं कि रैखिक श्रृंखला की बात कर रहा है जो उत्पादक से स्टार्ट होकर उपभोक्ता तक जाती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, जो ऊर्जा होती है वो एक दिशीय प्रवाह करती है कि कौन किसको खा रहा है, ठीक है। और ये उत्पादकों से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? शीर्ष उपभोक्ता तक जाती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? ए जीव, बी प्रकाश, सी जल और डी मिट्टी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं ए ऑप्शन क्या है, जीव क्या एक जैविक घटक है, जबकि प्रकाश, जल, मिट्टी ये तीनों के तीनों क्या एबायोटिक कंपोनेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर लगा लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में मांसाहारी है? ए जिराफ, बी हाथी, सी हिरन और डी डॉल्फिन। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं जो डॉल्फिन मछली है ये क्या एक तरह से मांसाहारी जीव है, जो कि छोटी छोटी मछलियों को और अन्य समुद्र जीवों को खा जाती है। और उसके अलावा सारे विकल्प क्या है? शाकाहारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश पारिस्थितिकी की वह शाखा है जिसमें किसी एक जीव या प्रजाति का उसके पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। ए रासायनिक पारिस्थितिकी, बी स्वपारिस्थितिकी, सी आनुवंशिक पारिस्थितिकी और डी पूरा जीव पारिस्थितिकी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो स्वपारिस्थितिकी होता है जिसको हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, इसमें एक ही प्रजाति या उसका उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए ऑक्सीजन, बी डीएनए, सी सूर्य और डी भूगर्भिक स्रोत। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सन है ये पृथ्वी पर सूर्य का सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का प्राथमिक स्रोत होता है। और क्या करते हैं, जो किसी भी ट्रॉपिक लेवल में जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा को रासायनिक रूप में चेंज करके उसको खाद्य श्रृंखला में डालते हैं। तो इसका आंसर उम्मीद आपने लगा लिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके पक्का बताइएगा। और प्लीज़ ईमानदारी से, जब वीडियो लाइव खत्म हो जाए तो ईमानदारी से बताएंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपके 15 सही हो रहे हैं, 18 से 19 से हो रहे हो या 20 में 20 सही हो रहे हैं, ईमानदारी से पक्का बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों को ख्याल रखिए।